गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कौन कौन आ गया है? आशिता इज हियर, निकिता इज हियर, बाकी लोग, नेहा इज ऑल्सो हियर, मैत्री मॉर्निंग, सोनल, प्रियंका, मुस्कान। प्रियंका बहुत टाइम बाद दिख रही हो, क्या बात है? सोनल, मुस्कान, हिमांशु। ओके, आज लड़कों का भी रिप्रेजेंटेटिव है कोई ना कोई तो। और आयुषी, दिवेश भी आ चुका है, गुंजन बहुत टाइम बाद दिख रहे हो। दो हर्ष हैं, एक हर्ष है और एक हर्ष है, क्या बात है? निकिता, प्रियंका, प्रांजलि, रेनी, विनी, विवेक। ओके, ऑल राइट गाइस। तो आज का सेशन हम लोग चालू करते हैं। मॉर्निंग गुंजन। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन मतलब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन। आपको कब लेना है, किन लोगों को लेना है, किन लोगों को नहीं लेना है। कुछ कुछ लोगों को एग्जेम्प्ट कर रखा है गवर्नमेंट ने कि आपको नहीं लेना है। तो आज हम लोग ये सब चीजें पढ़ने वाले हैं। तो ब्रीफ में आपको सारे जो सेक्शंस हम पढ़ने वाले हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं। ये सब आपके सेक्शंस हैं। सेक्शन 22, किन किन को रजिस्ट्रेशन लेना है, किन को नहीं लेना है, किन को कंपल्सरीली लेना है। हर्ष, गुड मॉर्निंग। देन आपका प्रोसीजर क्या होगा? टीम रजिस्ट्रेशन, स्पेशल प्रोविजन, आपके कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन जो हमने पहले यूज किया था, मैं आज आपको उसका मतलब बताऊंगा कि ये दोनों होते कौन है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन में बाद में कुछ अमेंडमेंट करवाना है तो कैसे करोगे? अगर कैंसिलेशन करवाना है या सरेंडर करना है तो क्या होगा? अगर अथॉरिटीज ने आपका कैंसिल कर दिया है, आपको लगता है कि आपका कैंसिल नहीं होना चाहिए था रजिस्ट्रेशन, तो आप उसके लिए रेवोकेशन के लिए एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। वो सब चीजें क्या होती है, ठीक है? तो इन शॉर्ट हम लोग ये सारे सेक्शंस में पूरा हमारा रजिस्ट्रेशन का चैप्टर कवर होगा। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं रजिस्ट्रेशन। एंड अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जनरली अकॉर्डिंग टू द पास्ट ट्रेंड्स, या तो इसमें से एक क्वेश्चन आता है या कॉम्पोजिशन में से एक क्वेश्चन आता है, क्योंकि इन दोनों में एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करना रहता है और उससे रिलेटेड, ठीक है? या फिर कभी कभी इसमें इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से भी एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है? तो ये दो तीन टॉपिक्स है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बता दूंगा जब पढ़ेंगे तभी, ठीक है? क्या इंपॉर्टेंट है, क्या थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। पढ़ना तो सभी है, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट विद रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन को हम लोग फ्लो से स्टार्ट करते हैं, जीएसटी का फ्लो, ठीक है? तो जीएसटी के फ्लो में हमने देखा था कि चार्जिंग सेक्शन था हमारा, ठीक है? सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट और सेक्शन 5 और ऑफ सीजीएसटी एक्ट, उसमें क्या दे रखा था कि टैक्स किसको पे करना है? टैक्स शेल बी पेड बाय टैक्सेबल पर्सन, ठीक है? तो सबसे पहले हम लॉ में पढ़ते हैं तो यही पढ़ते हैं सबसे पहले चार्जिंग सेक्शन क्या है। चार्जिंग सेक्शन में क्या दे रखा है? तो चार्जिंग सेक्शन में दे रखा है कि टैक्स कौन पे करेगा? टैक्सेबल पर्सन। अब टैक्सेबल पर्सन मतलब क्या होता है? तो टैक्सेबल पर्सन को यहाँ पर डिफाइन कर रखा है सेक्शन 2 में, अगेन डेफिनेशन में वो क्या बोल रखा है? अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लाइबल टू बी रजिस्टर्ड। तो अब रजिस्ट्रेशन का रेलेवेंस यहाँ से चालू होता है। गवर्नमेंट ने क्या बोला है? टैक्स कौन पे करेगा? टैक्सेबल पर्सन। तो जैसे आपका सप्लाई हुआ, सप्लाई आपका टैक्सेबल सप्लाई हुआ, अब बात आती है कौन पे करेगा? तो टैक्सेबल पर्सन। तो फिर आप टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन में गए, वहां पर उन्होंने क्या बोला कि जो रजिस्टर्ड है या फिर हु इज लाइबल टू रजिस्टर्ड, इन दोनों को बोलेंगे टैक्सेबल पर्सन। अब हमको देखना है कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए लाइबिलिटी कब आती है हमारे ऊपर, कब आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। जैसे आपने रजिस्ट्रेशन लिया, आपके ऊपर टैक्स की भी लाइबिलिटी आ जाएगी, ठीक है? तो सेक्शन 22 बोलता है कि आपको कब रजिस्ट्रेशन लेना है, ठीक है? तो अब कब लेना है रजिस्ट्रेशन? अच्छा, एक और चीज, एक तो लाइबल टू बी रजिस्टर्ड और दूसरा रजिस्टर्ड। तो अगर आप लाइबल नहीं हो रजिस्ट्रेशन के लिए तो भी आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। उसको क्या बोलते हैं? अगर आपका जो, जैसे हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि इसके लिए टर्नओवर लिमिट्स है। गवर्नमेंट क्या बोला है कि अगर आप छोटे बिजनेसमैन हो तो इट इज फाइन, यू नीड नॉट टेक द रजिस्ट्रेशन। अगर आप बड़े बिजनेसमैन हो, आपका टर्नओवर एक लिमिट से ज्यादा है, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। बट अगर आपका टर्नओवर कम है तो भी अगर आप चाहो तो आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। उसको क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन। यस दिवेश, वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन, ठीक है? तो वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन भी आप ले सकते हो। अब आगे हम चलते हैं। सबसे पहले पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन।
कि कौन कौन रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है। तो हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं, मैं आपको आज है ना यहाँ पे टेक्स्ट पढ़वाऊंगा, क्योंकि टेक्स्ट में जो लैंग्वेज है इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने चार्ट भी बनाए हैं, तो चार्ट से हम रिवाइज करेंगे, ठीक है। ये पूरा चार्ट है जो आज हम पढ़ने वाले, पूरा चार्ट इसमें बना हुआ है, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज भी दूंगा। बट मैं चाहता हूँ कि आप टेक्स्ट पढ़ो, इसलिए आज हम टेक्स्ट के थ्रू जाएंगे, क्योंकि इसमें टेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख रखा है, पर्सन लायबल टू बी फॉर रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 22 में आ जाते हैं। सेक्शन 22 में ये हमारी पूरी जो भी इटैलिक्स में है वो क्या है, हमारी लीगल लैंग्वेज है, और ये अपना क्या है, इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो सबसे पहले लीगल लैंग्वेज में देख लेते क्या दे रखा है। तो फर्स्ट सबसेक्शन में ये दे रखा है कि आपको रजिस्ट्रेशन लेना है जिनका भी टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर, ठीक है। एग्रीगेट टर्नओवर इज इंपॉर्टेंट वर्ड, कि वो क्या होता है, जिनका भी एग्रीगेट टर्नओवर कितने से एक्सीड हो रहा है 20 लाख रुपीज, ठीक है। तो एक्ट में क्या लिख दिया है कि 20 लाख रुपीज से ज्यादा अगर किसी का टर्नओवर है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। प्रोवाइडेड, अब एक प्रोवाइजो ऐड किया है, उसमें क्या बोला है कि अगर आपके स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है, ठीक है, तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में अगर आपका टर्नओवर 10 लाख भी हुआ तो भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। अब ये दो बातें हो गई, एक तो नॉर्मल स्टेट, एक टैक्सेबल स्टेट। उसके बाद भी गवर्नमेंट ने और इसमें थोड़े ट्विस्ट डाला है, ये बाद में डाला है। तो जो फाइनेंस एक्ट 2019 था उसमें आया था, लेकिन प्रेसिडेंट की एसेंट इसको 1 जनवरी को मिली, तो 1 जनवरी से ये क्लॉज आया है। और ये क्या बोल रहा है आपको कि जिनका एग्रीगेट टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 40 लाख है, तो गवर्नमेंट के पास पावर है कि अगर स्टेट चाहे तो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल सकता है और जीएसटी काउंसिल से रेकमेंड करवा सकता है कि हमारे स्टेट में जो टर्नओवर की लिमिट है वो 40 लाख कर दी जाए उन लोगों के लिए जो कि एक्सक्लूसिवली गुड सप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ गुड्स। अगर 1 रुपए की भी सर्विस है तो आपको वो जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें है। तो यहाँ पे नॉर्मल आपकी क्या है 20 और 10, बट अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो उसको एक्सटेंड कर सकती है अप टू 40 लाख, ठीक है। और गवर्नमेंट ने ये करा भी है, ठीक है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन आपको कहाँ पे लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड एट ईच प्लेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम वेयर टैक्सेबल सप्लाई टेक्स प्लेस, ठीक है। तो अगर आप किसी स्टेट में सिर्फ एग्जेम्प्ट या नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो तो आपको वहां पर रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। इसका इंप्लीकेशन क्या है हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। आपको समझ में आएगा कि ये मैंने क्यों लिख रखा है। अभी तो आपको लग रहा होगा कि ओके इट इज फाइन, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आपको आगे समझ में आएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। देन और किसको रजिस्ट्रेशन लेना है, जो पहले से रजिस्टर्ड है। तो अर्स्टवाइल अगर आप लॉज देखो तो वीएटी, एक्साइज, सर्विस टैक्स, उसमें जो रजिस्टर्ड थे पहले उनको तो डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन लेना ही है। ये तो एक ट्रांजिशनल प्रोविजन है, अभी इसका इतना रेलेवेंस नहीं है। देन ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, अगर आपने अपना बिजनेस ट्रांसफर किया है, आप रजिस्टर्ड हो, किसी और पर्सन को करा है, तो वो जो पर्सन है उसे अब आप रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। जो ट्रांसफरी है उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। या फिर अमेलगमेशन, डीमर्जर और ये सब हुआ है तो जो नई एंटिटी है उसको भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो ये सब क्या हो गए, पर्सन लायबल टू इरिस्पेक्टिव ऑफ थ्रेशोल्ड नहीं होगा ये। तो इन सब में आपका ये वो है जो ऑलरेडी आपका बिजनेस रजिस्टर्ड था, आप उसको बेच रहे हो, तो अब उनका थ्रेशोल्ड तो ज्यादा ही था पहले भी, तो उनको अब थ्रेशोल्ड लेना पड़ेगा। और यहाँ पर भी इनिशियली सबको माइग्रेट कर दिया था, उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन, आपका थ्रेशोल्ड कम हो रहा है तो आप उसके लिए फिर सरेंडर कर सकते हो। तो इनिशियली सबको माइग्रेट कर दिया था उसमें, ट्रांजिशन के टाइम पे 2017 की बात है, ठीक है। देन एग्रीगेट टर्नओवर, अब एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब होता क्या है, हमने क्या बात करी थी यहाँ पे, जिनका एग्रीगेट टर्नओवर कितने से एक्सीड हो जाए, 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख। अब एग्रीगेट टर्नओवर होता क्या है, ठीक है। तो एग्रीगेट टर्नओवर में गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ये सब चीजें इंक्लूड होगी और रेड वाली चीजें एक्सक्लूड होगी। तो क्या क्या इंक्लूड होगी, जस्ट अ सेकेंड। तो इंक्लूड हो गए हम हमारे टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई, एक्सपोर्ट सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई, सारे सप्लाईज आपके इंक्लूड हो जाएंगे, भले टैक्सेबल हो, एग्जाम्प्ट हो, एक्सपोर्ट्स हो, इंटरस्टेट हो। देन सप्लाई बाय एन एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, तो अगर किसी एजेंट ने भले ही प्रिंसिपल के बिहाफ पे कुछ सप्लाई किया है तो भी वो एजेंट की टर्नओवर में ऐड होगा, राइट, प्रिंसिपल के टर्नओवर में ऐड नहीं होगा।
देन सप्लाई थ्रू रजिस्टर्ड जॉब वर्कर, अब इसमें उल्टा है, इसमें क्या है, आप प्रिंसिपल हो, आपका एक जॉब वर्कर है, जॉब वर्कर के थ्रू अगर आप सप्लाई कर रहे हो तो वो प्रिंसिपल के टर्नओवर में ऐड होगा। तो जॉब वर्कर कौन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप बनाते हो शर्ट्स, राइट, आप शर्ट्स बनाते हो, शर्ट्स को आप प्लेन व्हाइट शर्ट बनाते हो, आप एक जॉब वर्कर को देते हो, क्या बोलते हो उसको, कि आप इसमें कलर करके मुझे वापस दे दो, ठीक है। तो आप प्रिंसिपल हो, आप शर्ट बनाते हो, आप क्या बोलोगे जॉब वर्कर को कि इसको, ये मेरे गुड्स लो, इस पे आप कलर करो और मुझे वापस दे दो। बट कभी कभी क्या होता है, आप आपके जैसी कलर हो गए शर्ट्स, पैक वैक आपने कर दिया, आपने क्या बोला, ये डायरेक्टली मेरे कस्टमर को डिस्पैच करवा दो, ठीक है। तो इस केस में ये जो आपने डिस्पैच किया है 10 लाख का फॉर एग्जांपल डिस्पैच है, तो ये किसके टर्नओवर में ऐड होगा, तो ये प्रिंसिपल के टर्नओवर में ऐड होगा, क्योंकि जॉब वर्कर को आपका एजेंट नहीं मानते हैं, ठीक है, जॉब वर्कर इज अ सेपरेट पर्सन। देन आपका अगर एजेंट होता इसकी जगह ये, ठीक है, या आपका अगर एजेंट होता, ठीक है, तो आपने शर्ट्स भेजे एजेंट को, एजेंट इज नॉट अ जॉब वर्कर, जॉब वर्कर कौन होता है, जो आपके गुड्स पे कुछ काम करे और आगे भेजे, और एजेंट क्या होता है, जो आपने गुड्स बेचे हैं वो बेचने का काम करे, ठीक है। तो अब जैसे वो बेचने का काम कर रहा है, इस केस में जो 10 लाख है ये किसके टर्नओवर में ऐड होगा, तो ये एजेंट के टर्नओवर में ऐड होगा। तो याद रखना, जॉब वर्कर का के थ्रू अगर आपने भेजा है तो आपके टर्नओवर में 2 टाइप्स के एजेंट होते हैं सर। हाँ, तो मतलब जो हमने उधर पढ़ा था चैप्टर 2 में, ठीक है, 2 टाइप के एजेंट होते हैं, एक एजेंट होते हैं और एक जो दूसरे होते हैं वो एजेंट नहीं मानते हैं, ठीक है, जो खुद के नाम से इनवॉइस इशू करते हैं। यहाँ पे अगर आपने खुद के नाम से इशू किया है इनवॉइस तो आप एजेंट हो, खुद के नाम से किया नहीं किया है इशू तो आप एजेंट हो ही नहीं, तो आप यहाँ पे एक प्रिंसिपल की प्रीमाइस ही मानी जाएगी, ठीक है, तो प्रिंसिपल की उसमें ही ऐड होगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी जॉब वर्क और प्रिंसिपल की बात। देन ऑफ पर्सन्स हैविंग सेम पैन एट ऑल इंडिया लेवल, तो सारे लेवल, मतलब आपको ये जो एग्रीगेट टर्नओवर, इसको एग्रीगेट टर्नओवर क्यों बोला है, क्योंकि आपको सिर्फ एक स्टेट की बात नहीं करनी है, पूरे इंडिया में जितने भी आपके सेम पैन में रजिस्ट्रेशन है या सेम पैन में आपके यूनिट्स है, सबका आपको टर्नओवर ऐड करना है और देखना ऑल इंडिया लेवल पे आपका एग्रीगेट टर्नओवर कितना है। जैसे अगर आपका महाराष्ट्र में 10 लाख है और मध्य प्रदेश में 20 लाख है, तो ऐसा नहीं होगा कि आप इसको भी मान लो कि थ्रेशोल्ड की कम है, ये भी थ्रेशोल्ड की कम है, आपको ये दोनों को ऐड करके देखना पड़ेगा, आपको 30 लाख पूरा देखना पड़ेगा कि क्या ये पूरा 30 लाख आपका एग्रीगेट टर्नओवर से कम है या नहीं है। इसके हम एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। फिर क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं होती है, तो जीएसटी जो है वो इंक्लूड नहीं होगा, सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू आपकी ऐड होगी। देन इनवर्ट सप्लाई, जिसपे आप रिवर्स चार्ज पे टैक्स पे कर रहे हो, तो इनवर्ट सप्लाई आपका टर्नओवर होता है क्या कभी भी, नहीं, भले आप उस पर रिवर्स चार्ज पे कर रहे हो तो भी वो आपका टर्नओवर में ऐड कभी नहीं होगा, इट इज योर इनपुट्स, ठीक है। और सप्लायर जो जॉब वर्कर है उसने अगर सप्लाई प्रिंसिपल के लिए कुछ डिस्पैच किया है तो वो किस में ऐड होगा, वो प्रिंसिपल में होगा, हमने यहाँ पे भी देख लिया था, तो वो जॉब वर्क के टर्नओवर में ऐड नहीं होगा, ठीक है। फिर ये गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दिया है जो 40 लाख वाला है, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है, जो लोग एक्सक्लूसिवली फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हैं उनका थ्रेशोल्ड लिमिट होगी 40 लाख। तो अगर आपने 1 रुपए की भी सर्विस दे दी तो आपको ये लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। और आपको इसका बेनिफिट कम नहीं मिलेगा वो लोग जिनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है, ठीक है, हम लोग आगे पढ़ेंगे सेक्शन 24 कि कुछ कुछ लोग हैं जिनको थ्रेशोल्ड अगर उनका क्लियर नहीं भी हो रहा है, थ्रेशोल्ड से ज्यादा नहीं भी हो रहा है, तो भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। या फिर अगर आप सप्लाई कर रहे हो क्या क्या चीज, आइसक्रीम, एडिबल आइस, या फिर कोको, पान मसाला, टोबैको, सॉरी ये आइसक्रीम वेदर और नॉट कंटेनिंग कोको है वो है, देन पान मसाला, टोबैको या फिर टोबैको के सब्सटीट्यूट, ठीक है, सिगरेट और ये सब चीजें अगर आप बना रहे हो तो आपका टर्नओवर कि आपके लिए जो लिमिट हो जाएगी वो 40 लाख का आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। और कौन कौन से स्टेट में है, तो ये सारे स्टेट्स है, अभी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, हम आगे नीचे मैप पढ़ेंगे उसमें है। और जिन्होंने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले रखा है वो तो है ही, ठीक है, वो तो खुद ही बोल रहे हैं कि हमको रजिस्ट्रेशन लेना है। तो अब ये आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट हो गई, ठीक है। तो 4 स्टेट्स हैं जिन पे 10 लाख की लिमिट एप्लीकेबल है, 6 स्टेट्स है जिन पे 20 लाख है। 4 स्टेट्स कौन से हैं, त्रिपुरा,
मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। तो आपको याद रखना है कि 7 सिस्टर्स में से 4 जो आपके स्टेट्स हैं वो क्या है, जिन पे 10 लाख की लिमिट है फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। देन 6 दूसरे स्टेट्स हैं जिन पे 20 लाख की लिमिट है फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब पौंडीचेरी, तेलंगाना, उत्तराखंड, सिक्किम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये सब कौन से हैं जिनमें लिमिटेड 20 लाख और 20 लाख, मतलब गुड्स या सर्विस अगर आप 20 लाख तक दे रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। और जो बाकी सारे स्टेट्स हैं जो ग्रे में हैं, उनके लिए लिमिट क्या हो गई कि अगर आप सर्विसेज दे रहे हो, 1 रुपए की भी सर्विस दे रहे हो तो 20 लाख, और अगर आप सर्विसेज 1 रुपए की भी नहीं दे रहे हो तो 40 लाख पूरा आपका थ्रेशोल्ड लिमिट है। ठीक है, अगेन मैं बोल रहा हूँ, आपको एग्जांपल करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें दे रखा है आपका सप्लाई। तो सप्लाई मतलब क्या हो गया आपका, देखो, एंगेज इन मेकिंग सप्लाईज ऑफ आइसक्रीम। तो अगर आप सप्लाई भी कर रहे हो, ट्रेडिंग भी कर रहे हो, तो भी आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। सिर्फ किसके लिए है, जो लोग सप्लाई एंड मैन्युफैक्चरिंग दोनों आ गया इसके अंदर। ठीक है, देन देखो, अ कंपनी pays sitting fees to its directors and pays GST under reverse charge on such fees। तो आप ये कंपनी, आप रिवर्स चार्ज पे GST पे कर रहे हो फॉर द सर्विसेज विच यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम योर डायरेक्टर्स। ये क्या कंपनी के टर्नओवर में इंक्लूड होगा, बताओ? कंपनी के टर्नओवर में वो डायरेक्टर फीस इंक्लूड होगी क्या टर्नओवर में? नहीं होगी, क्योंकि ये कौन सा है, ये आपके लिए आउटपुट है क्या, आपका टर्नओवर है क्या, कंपनी की इनकम है क्या? ये नहीं, ये कंपनी का इनपुट है, कंपनी का एक्सपेंस है, आरसीएम है, तो ये आपका इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, अब पेट्रोल पंप सेल्स पेट्रोल एज वेल एज इंजन ऑयल। तो पेट्रोल जो है वो आपका जीएसटी में लायबल नहीं है, इंजन ऑयल जो है वो लायबल है। द सेल ऑफ पेट्रोल ड्यूरिंग द ईयर इज 30 लैक्स। तो सेल पेट्रोल कितना बेचा है, 30 लैक्स, और इंजन ऑयल जो है वो आपने कितना बेचा है, 15 लैक्स। तो क्या आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, बताओ गाइस? पेट्रोल आपने 30 लैक्स बेचा है और इंजन ऑयल आपने बेचा है 15 लैक्स, तो हमको क्या देखना पड़ेगा, एग्रीगेट टर्नओवर, कि एग्रीगेट टर्नओवर कितना है। ठीक है, अब आपने एग्रीगेट टर्नओवर देखोगे तो एग्रीगेट टर्नओवर में आप टैक्सेबल भी ऐड करोगे और एग्जेम्प्ट भी ऐड करोगे, तो 45 लैक्स आपका, राइट, 45 लैक्स क्या हो जाएगा आपका, एग्रीगेट टर्नओवर हो जाएगा। अब आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा कि 45 लैक्स तो सब जगह आपको लेना पड़ेगा, कोई सा भी स्टेट हो। ठीक है, an agent sells goods on his own account and also ऑफ अ प्रिंसिपल, यहाँ पे ऑफ आना चाहिए, अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे भी गुड्स बेचता है। खुद के अकाउंट पे 20 लैक्स है और ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल 30 लैक्स है। तो क्या प्रिंसिपल, क्या एजेंट को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? खुद का अगर गुड्स देखो तो 20 लैक्स ही सेल कर रहा है, बट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल भी कर रहा है 30 लैक्स। बताओ रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा क्या एजेंट को? एक बार हम आपस से प्रोविजन पढ़ते हैं। देखो, एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या इंक्लूड होगा, सप्लाई बाय एन एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। तो एजेंट के बिहाफ पे अगर प्रिंसिपल ने भी सप्लाई किया है तो वो इंक्लूड होगा ना, तो वो एजेंट के इसमें ऐड होगा। तो यहाँ पर क्या है, ये किसके इसमें ऐड होगा, एजेंट के उसमें। और अगर जॉब वर्कर है, ठीक है, तो वो प्रिंसिपल क्या, जॉब वर्कर का जो टर्नओवर है वो प्रिंसिपल के थ्रू, वो प्रिंसिपल की उसमें ऐड होगा। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, एजेंट अलग होता है और जॉब वर्कर अलग होता है। एजेंट किसके लिए काम करता है, एजेंट अपने कमीशन के लिए काम करता है। ठीक है, वो गुड्स लेता है और वो सप्लाई, एक अपना कस्टमर ढूंढता है, उसको सेल करता है और कुछ परसेंटेज उसको मिलता है। और जो जॉब वर्कर है वो किस चीज के लिए काम करता है, वो उस गुड्स पे कुछ काम करता है और उसके लिए एजेंट, उसके लिए प्रिंसिपल से अमाउंट चार्ज करता है। ठीक है, तो जॉब वर्कर के केस में वो किसके टर्नओवर में ऐड होगा, वो वाला जो टर्नओवर है वो प्रिंसिपल के उसमें ही होगा, क्योंकि वो जॉब वर्कर
खुद का कुछ सप्लाई नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, जॉब वर्कर का काम गुड्स बेचना नहीं है। जॉब वर्कर का काम क्या है कि वो अपने प्रिंसिपल के गुड्स पे कुछ सर्विसेज दे, ठीक है। तो जॉब वर्कर का काम क्या है, सर्विसेज देना, तो उसके टर्नओवर में गुड्स की वैल्यू ऐड नहीं होगी। और एजेंट का काम क्या है कि कमीशन लेकर गुड्स बेचना, इसीलिए एजेंट के टर्नओवर में वो जो गुड्स बेचे हैं उसका टर्नओवर ऐड होगा, ठीक है। तो इस केस में क्योंकि ये एजेंट है इसलिए ये टर्नओवर उसके एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड होगा और उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। बसंत ऑफ आसाम is exclusively engaged in intra-state supply of shoes. His aggregate turnover for this year is 25 lakhs. अब बताओ, आसाम है और 25 lakhs है, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए, ठीक है, मैप, कि क्या आसाम में वो 10-20 वाला रूल एप्लीकेबल है क्या? नहीं है। आपके इसमें क्या है, आसाम जो है ये है आसाम, ठीक है, ये वाला जो स्टेट है वो आसाम है, ठीक है। आसाम के लिए आपकी कौन सी वाली लिमिट रहेगी, 40 lakhs वाली लिमिट रहेगी फॉर एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स। अच्छा, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे आप बताओ, क्योंकि मैं आप लोग अभी आंसर नहीं दे रहे हो इसलिए। देवेश, निकिता, भैरी, देन सोनल, मैत्री, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, if in the above illustration all things remaining the same, if Basant is engaged in supply of ice cream instead of instead of shoes, would your answer differ? बताओ। अब बसंत, पहले तो हमने क्या बोला था, 25 लाख से आसाम है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, बट अब क्या है, वो आइसक्रीम सप्लाई कर रहा है, तो अब लेना पड़ेगा क्या रजिस्टर? यस, आंसर वुड डिफर एंड यू विल हैव टू टेक रजिस्ट्रेशन, क्योंकि आइसक्रीम के केस में आपको वो 40 lakhs वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। इफ इंस्टेड ऑफ आइसक्रीम, अब आइसक्रीम भी नहीं है, ठीक है, बसंत इज एंगेज इन टैक्सेबल सर्विसेज एक्सक्लूसिवली, वुड योर आंसर, मतलब वुड सेम थ्रेशोल्ड भी एप्लीकेबल? अगर आप गुड्स नहीं दे रहे हो, आप क्या दे रहे हो, सर्विसेज, और आपका टर्नओवर कितना है, 25 lakhs, बताओ अब रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा क्या? अगर सर्विसेज है और 20 lakhs है, 25 lakhs है, तो राइट, जैसे ही आपने 1 रुपए की भी सर्विस अगर दी, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आप ऐसा देते कि 20 लाख रुपीस का गुड्स है और 1 रुपए की सर्विस है, ठीक है, तो भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता। जैसे आपने 1 रुपए की भी सर्विस दी, आपको वो 40 lakhs वाली लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी, उसका बेनिफिट नहीं ले सकते। आपका 20 लाख होगी, 20 लाख 1 रुपी भी हो गया आपका टर्नओवर, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। अब बसंत, उसी की बात कर रहे हैं, बसंत की बात ही कर रहे हैं, अगर दोनों चीज अप्लाई कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों सप्लाई कर रहा है और उसका टर्नओवर कितना है, 25 लाख से, अब बताओ रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा क्या? अभी भी लेना पड़ेगा। एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स भी था, सर्विसेज भी था, तो भी लेना पड़ेगा। मिक्स सप्लाई भी है तो भी लेना पड़ेगा, ठीक है। शिवाजी ऑफ तेलंगाना इज एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टॉयज। Its aggregate turnover in the current financial year is 22 lakhs. क्या उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? तेलंगाना है, बताओ, याद करो तेलंगाना। देखो, तेलंगाना जो है ना, वो आपका ब्लू में है, मतलब आपका 20 लाख वाला टर्नओवर लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपकी लिमिट क्या हो जाएगी, 20 लाख, 22 लाख से तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, ये 4 स्टेट्स याद रखोगे, ठीक है, जिनके लिए सिर्फ 10 लाख की लिमिट है। सेकंड याद रखोगे कि जिनको 20 लाख की ही लिमिट है, उसमें क्या है, जो अलग अलग है वो मैं बता देता हूँ। जैसे अरुणाचल प्रदेश तो आपको याद आ जाएगा, मेघालय और सिक्किम भी आ जाएगा, उत्तराखंड है, देन बट सर बैंकिंग मैं देखता हूँ, तो आपका उत्तराखंड, तेलंगाना और पौंडीचेरी, ये सब क्या है, ये सब आपका रजिस्ट्रेशन की लिमिट यहाँ पे सबकी 20 lakhs है, ठीक है। तो ये तीनों चारों आपको मोस्टली याद रखने पड़ेंगे, बाकी तो आपको याद रह जाएगा, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं।
राघव ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्या बोला आपने? इंटरस्टेट सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई में लेना पड़ेगा। यहाँ पर क्या दे रखा है हमने? एक्सक्लूसिवली इंट्रास्टेट, तो हम वो बाद में पढ़ेंगे कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में कि इंटरस्टेट में क्या होगा। अभी यहाँ पे एग्जाम क्वेश्चन में हमने क्या दे रखा है कि इट इज एक्सक्लूसिवली इंट्रास्टेट सप्लाई, ठीक है, सिर्फ इंट्रास्टेट सप्लाई की बात कर रहे हैं। Raghav of Jammu and Kashmir is exclusively engaged in intra-state supply of ready-made garments. Turnover जम्मू कश्मीर में कितना है? 28 लाख है, और त्रिपुरा में भी एक है, ठीक है, त्रिपुरा का टर्नओवर कितना है? 11 लाख। डिटरमाइन वेदर राघव इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन और नॉट, ठीक है। वापस से हमको मैप पे जाना पड़ेगा। आप क्या देखोगे? त्रिपुरा और जम्मू एंड कश्मीर है, तो जम्मू एंड कश्मीर में क्या है आपका? 40 लाख का मिलता है, लेकिन त्रिपुरा में क्या है? त्रिपुरा आपका वो 10 लाख वाला है, ठीक है। तो जैसे ही आपने एक कोई सा भी स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स आ गया जहां से आप टर्नओवर कर रहे हो, तो जैसे ही दोनों जगह से कर रहे हो आपका एग्रीगेट टर्नओवर देखेंगे, तो त्रिपुरा में क्या हो गया? आप लायबल हो जाओगे रजिस्ट्रेशन के लिए, और जैसे आप त्रिपुरा में रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हुए, आपको महाराष्ट्र में भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी लिमिट क्या हो जाएगी? ओवरऑल लिमिट जो है ना आपकी, वो पूरे पैन इंडिया बेसिस पे डिटरमाइन होती है। जैसे आपकी 10 लाख की लिमिट हो गई त्रिपुरा की वजह से, आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नाउ उदय इंटरप्राइजेस इज एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स इन महाराष्ट्र। वो टैक्सेबल गुड्स दे रहा है सिर्फ महाराष्ट्र में ही, ठीक है। It also supplies alcoholic liquor for human consumption from Nagaland. अब नागालैंड में, ठीक है, उसकी एक अल्कोहलिक लिकर की भी शॉप है। राघव, its turnover during the current financial year is 34 lakhs in महाराष्ट्र and 8 lakhs in नागालैंड, ठीक है। तो 34 लाख कहाँ पे? महाराष्ट्र में है, और नागालैंड में 8 लाख टर्नओवर है। क्या उसे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसमें एक एक आपको लीगल थोड़ा इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा, जो कि मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, सबसे पहले क्या है आपका? 34 लाख महाराष्ट्र में है और 8 लाख क्या है आपका? नागालैंड में, ठीक है। सबसे पहले हम डेफिनेशन पे जाते हैं, ठीक है। सॉरी, डेफिनेशन नहीं, आपका जो ये है सेक्शन, every supplier shall be liable to be registered under this act other than special from where he makes a taxable supply of goods or services, ठीक है। ये चीजें पढ़ ली। सेकंड, हमने क्या पढ़ा? जहां पर उसका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड कर रहा है आपका 20 लाख या फिर 10 लाख, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम एग्रीगेट टर्नओवर निकालेंगे, ठीक है। तो एग्रीगेट टर्नओवर में आप क्या क्या ऐड करोगे? जो नागालैंड का सप्लाई है वो ऐड करोगे क्या? महाराष्ट्र तो करना ही है, नागालैंड का भी ऐड करोगे क्या? बताओ। एग्रीगेट टर्नओवर में जो नागालैंड है, ठीक है, नागालैंड का टर्नओवर आपका क्या है? आपका अल्कोहल का टर्नओवर है, ठीक है। अल्कोहल क्या हो जाती है? आउट ऑफ जीएसटी, मतलब नॉन, इट इज नॉन जीएसटी सप्लाई, ठीक है। बट अगर आपको याद हो एग्जेम्प्ट की जो डेफिनेशन है, ठीक है, यहाँ पे एग्जेम्प्ट की डेफिनेशन एक बार पढ़े हम लोग। आपको क्या क्या ऐड करना है यहाँ पे? एग्रीगेट टर्नओवर में एग्जेम्प्ट सप्लाई भी इंक्लूड करना है। तो एग्जेम्प्ट सप्लाई में क्या होता है? एग्जेम्प्ट सप्लाई इंक्लूड्स आपके नील रेटेड वाले, नॉन टैक्सेबल भी इंक्लूड होता है, और एक और आपका क्या इंक्लूड होता है उसमें? जो एग्जेम्पशन गवर्नमेंट ने दिया है बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर आपके नॉन टैक्सेबल भी इंक्लूड हो जाएंगे। तो आप जो अल्कोहलिक लिकर दे रहे हो वो भी आपका इंक्लूड हो जाएगा इन एग्जेम्प्ट सप्लाई। और आपका जो एग्रीगेट टर्नओवर होगा वो क्या होगा? 34 + 8, तो आपका 42 लाख हो जाएगा एग्रीगेट टर्नओवर, ठीक है। जैसे आपका टर्नओवर एक्सीड हुआ, ठीक है, आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब रजिस्ट्रेशन कहाँ पे लेना पड़ेगा तो वो देखना पड़ेगा। तो महाराष्ट्र में तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही है, क्योंकि वहां से आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो। नागालैंड से आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो क्या? बताओ। नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन सिर्फ आपको कहाँ पे लेना है? महाराष्ट्र में। क्योंकि लॉजिकली भी आप सोचो, अगर नागालैंड में आप ले भी लोगे आपका रजिस्ट्रेशन, तो आप उसका करोगे क्या? आप जीएसटी सप्लाई तो 1 भी रुपए का नहीं कर रहे हो, तो आपको वहां पे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ कहाँ पे लेना पड़ेगा? महाराष्ट्र में।
तो जो एग्रीगेट, आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो किसके लिए है, वो ये डिटरमाइन करने के लिए है कि आप जो हो टैक्स पेयर, वो बड़े टैक्स पेयर हो कि छोटे टैक्स पेयर हो, ठीक है। अगर आप इतना सारा टर्नओवर दे रहे हो, ठीक है, इतना सारा टर्नओवर कर रहे हो, मतलब आप बड़े टैक्स पेयर हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए, ठीक है। सेकेंड बात ये आती है कि आप अगर उस किसी स्टेट में टैक्सेबल सप्लाई दे ही नहीं रहे हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो दे रखा है ना कि आपको कौन से स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी जहां पर आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ऐसा स्टेट है जहां पर आप प्योरली नॉन टैक्सेबल एग्जाम सप्लाई कर रहे हो, वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अनलेस, वापस से मैं अनलेस लगाऊंगा, अनलेस आप कंपल्सरीली रिक्वायर्ड हो रजिस्ट्रेशन लेने का, वो हम नीचे देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका नागालैंड वाला एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये एक बार आप पढ़ भी लेना एग्जाम्पल पूरा, इसका जो आंसर जो दे रखा है कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, ठीक है। अब सेकंड है हमारा कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। कुछ कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर आपका टर्नओवर इन लिमिट से कम है, फिर भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है, ठीक है। तो वो हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 24 में, ठीक है। तो अब कौन कौन से होते हैं, अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो किस चीज का, गुड्स का, मतलब अगर आपने एक गुड भी, 1 रुपए का गुड भी अगर आपने अपने स्टेट से बाहर सप्लाई कर दिया, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर आप नॉर्मल टैक्स पेयर हो तो भी, अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो तो भी। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होता है वो हम आगे और देखेंगे, रजिस्ट्रेशन इसी चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स पे आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, एक्सेप्ट अगर आपके नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने कुछ हैंडीक्राफ्ट गुड्स बता रखे हैं जिनका अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई भी कर रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या सप्लाई कर सकते हो इंटरस्टेट, सर्विसेज आप सप्लाई कर सकते हो इंटरस्टेट, ठीक है। सर्विसेज अगर आपने इंटरस्टेट करी तो भी आपको वो जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो अवेलेबल होगी, है ना। नेक्स्ट, अगर आप रिवर्स चार्ज में लायबल हो पे करने के लिए, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसमें बट मतलब सारे हो गए एसएससीज कवर्ड, एक्सेप्ट अगर आप एक्सक्लूसिवली रिवर्स चार्ज सर्विसेज आगे प्रोवाइड कर रहे हो। मतलब क्या हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो टर्नओवर है, ठीक है, आप एक आप बनाते हो शूज, ठीक है, आप शूज मैन्युफैक्चरर हो, आपका जो टर्नओवर है वो कितना है, वो फॉर एग्जांपल है, आपकी एक पार्टनरशिप है, ठीक है, और आपका टर्नओवर है 15 लाख और आप हो मध्य प्रदेश में, ठीक है। अब आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है एज पर 22, क्योंकि आपका जो टर्नओवर है मध्य प्रदेश में वो 15 लाख ही है, ठीक है, और आप क्या हो, एक पार्टनरशिप। बट अगर आपने जीटीए की सर्विस ली, ठीक है, अब जीटीए ने आपको क्या बोला, मैं 5% में मैंने ऑप्ट कर रखा है, ठीक है। आप हो शूज मैन्युफैक्चरर, आप हो पार्टनरशिप, आपको कहाँ जाना पड़ेगा, रिवर्स चार्ज वाले नोटिफिकेशन में जाना पड़ेगा। वहां पर क्या दे रखा है कि अगर आप पार्टनरशिप हो तो आपको रिवर्स चार्ज पे करना पड़ेगा। बट आप क्या बोलोगे, मैं तो रजिस्टर्ड ही नहीं हूँ तो मैं कैसे पे करूंगा। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, अब आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और आपको अंडर रिवर्स चार्ज पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप नॉर्मल पर्सन हो, मतलब पार्टनरशिप, वो जो हमने लिस्ट देखी थी, पार्टनरशिप, फैक्ट्री, बॉडी कॉर्पोरेट और वो सब चीजें, भले आप रजिस्टर्ड नहीं हो, अगर आपको रिवर्स चार्ज में लायबिलिटी आ गई, अब आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। बट इसमें भी एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, अगर आप शूज मैन्युफैक्चरर नहीं होते, आप होते एक एडवोकेट, ठीक है। अगर आप एडवोकेट हो जाते और आपकी पार्टनरशिप भी होती और आपका टर्नओवर एमपी में 15 लाख ही होता, फिर आप अगर, तो आपका जो ये 15 लाख का टर्नओवर है ये अगर पूरा रिवर्स चार्ज पे होता तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ता, ठीक है। अब अगर आप आरसीएम में सर्विसेज ले भी रहे हो तो भी आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। ये जो सर्विस है ये सर्विस ही एग्जेम्प्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें कोई भी जीएसटी पे नहीं करेगा। तो ये समझ में आया आपको, आया क्या समझ में, बताओ, आर यू गाइस देयर? यस, यस, ओके, ठीक है। चलो, देन ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस है, एवरी इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स ऑपरेटर, ई कॉमर्स ऑपरेटर मतलब कौन होता है, तो वो पर्सन जो कि
एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है फॉर प्रोविजन ऑफ सर्विसेज और प्रोविजन ऑफ गुड्स। तो आपके अमेजोन आ गया, ओला, उबर, वो सब लोग इसमें आ गए, ठीक है। उन लोगों को रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है, और उनको हम आगे देखने वाले कि उनको टीसीएस भी कलेक्ट करना पड़ता है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। टीसीएस हमारा पेमेंट चैप्टर में है। देन वो लोग जो कि ई कॉमर्स के थ्रू सर्विसेज, गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं, एक्सेप्ट वो ई कॉमर्स के थ्रू जिसको रिवर्स चार्ज पे पेमेंट करना है, ठीक है। तो हमने रिवर्स चार्ज में पढ़ा था कि 9(5) में, सेक्शन 9(5) में गवर्नमेंट ने 3 कैटेगरी ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर बताया है, जिसमें जो पेमेंट है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर अंडर रिवर्स चार्ज करता है। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर होता कैसे है, जैसे आपका ओला है, ठीक है। आप हो कस्टमर, आप ओला में ऑटो में बैठ के जा रहे हो, ऑटो की बात नहीं करूंगा मैं, कैब की बात करूंगा, ठीक है। कैब में बैठ के जा रहे हो, और आपका एक जो ओला ड्राइवर है, ठीक है, जिसकी वो ओनर है, ठीक है, जो आपकी कैब का ओनर है, इस केस में जीएसटी कौन पे करेगा, तो जीएसटी ओला पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज। तो गवर्नमेंट ने 3 सर्विसेज बताई है, जिसमें 9(5) में रिवर्स चार्ज पे कौन करेगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो आपको याद हो तो ओला, उबर आ गया उसमें, फिर ओयो वाले जो सारे आ गए, ओयो, एयरबीएनबी वो आ गए, और आपका जो अर्बन क्लैप है वो, ये 3 सर्विसेज क्या है जिसपे रिवर्स चार्ज पे ओला को या फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो पे करता है, ठीक है। तो उस केस में जब ओला पे कर ही रहा है, तो आप रजिस्ट्रेशन लेके करोगे क्या, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर आप ई कॉमर्स के थ्रू, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू दे रहे हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। बट अगर आपकी जगह आप 9(5) में हो, और 9(5) में वो 3 सर्विसेज है, 3 सर्विसेज में ओला ऑलरेडी पे कर रहा है, ठीक है, तो आपको लेने की जरूरत पड़नी चाहिए क्या, तो आप कंपलसरीली रिक्वायर्ड नहीं हो रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, ठीक है। अगर आपका टर्नओवर बढ़ रहा है तो ही आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। देन नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन क्या होता है, बाहर से फॉर एग्जांपल चाइना से मिस्टर हुआ आए हैं इंडिया में, ठीक है, उनको यहाँ पर एक एग्जीबिशन में कुछ सेल करना है, तो अगर वो 10 रुपए का भी सेल कर रहे हैं सामान, तो भी आपका क्या होगा, उस पर आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है, उस पर आपको टर्नओवर लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। देन जिनको टीडीएस डिडक्ट करना है अंडर सेक्शन 51, तो हम लोग टीडीएस के बारे में पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट एजेंसीज होती है जिनको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है, तो उनको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। उनका टर्नओवर भले कुछ भी हो, 1 रुपए भी हो, 2 रुपए भी हो, तो भी, नहीं भी हो तो भी। देन एनी पर्सन हु मेक्स टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन, तो एजेंट की बात होगी। अगर आपका जो प्रिंसिपल है वो टैक्सेबल पर्सन है, और जो आप सप्लाई कर रहे हो वो भी टैक्सेबल है, ठीक है, दोनों चीजें, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। जिसके बिहाफ पे आप कर रहे हो, जो आपका प्रिंसिपल है वो भी टैक्सेबल होना चाहिए, और जो आप सप्लाई कर रहे हो वो भी टैक्सेबल होना चाहिए, तो आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरीली लेना पड़ेगा। आप ये नहीं देख सकते कि आपका टर्नओवर कितना है, ठीक है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, वो सिर्फ आईएसडी जो होता है वो सिर्फ सर्विसेज, वो सिर्फ क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है, उसका टर्नओवर कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, वो सप्लाई नहीं करता है कुछ भी सर्विसेज या गुड्स, तो आपको उस केस में भी लेना पड़ेगा। अगर आप ऑइडार सर्विसेज दे रहे हो, ऑइडार सर्विसेज किसको दे रहे हो, एनी पर्सन हु इज अनरजिस्टर्ड, ठीक है, तो आप बाहर हो, इंडिया के बाहर हो, ऑइडार सर्विसेज दे रहे हो, एनी पर्सन अनरजिस्टर्ड, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा इंडिया में, ठीक है। क्योंकि अगर आप रजिस्टर्ड हो, मतलब सॉरी, आप रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो तो वो रिवर्स चार्ज में पे कर सकता है, बट अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो तो वो तो रिवर्स चार्ज में पे करेगा नहीं, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑइडार को इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। वो हमने पढ़ा था कि उनको अगर नहीं है तो एक अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना पड़ेगा, और वो सब चीजें, ठीक है। देन पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, तो अगर आपको रिवर्स चार्ज 9(5) में पे करना है, मतलब वो जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो सब आ गए, उन लोगों को भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी गवर्नमेंट ने सिर्फ 9(5) में ई कॉमर्स ऑपरेटर ही स्पेसिफाई किए हैं, लेकिन वो जो सेक्शन है वो सिर्फ ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए नहीं है। गवर्नमेंट चाहे तो आगे उसमें ज्यादा एंट्रीज भी डाल सकती है, इसीलिए यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर का अलग एंट्री दे रखी है, और सेक्शन 9(5) की एंट्री अलग दे रखी है, ठीक है, ताकि वो फ्यूचर में अगर गवर्नमेंट और नोटिफाई करे तो वो सब भी इसमें कवर हो जाए, ठीक है। और अगर
गवर्नमेंट को लगता है कुछ अलग करना चाहिए और लोगों को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, तो गवर्नमेंट वो ऐड कर सकती है। ठीक है, अब एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं। अ मर्चेंट इन अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश आपको याद आना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर है, तो वो सबसे ऊपर था, ब्लू में था, तो मतलब आपकी लिमिट क्या हो गई 20 lakhs। हैज इंट्रास्टेट टर्नओवर ऑफ 18 lakhs। ठीक है, हाउएवर मर्चेंट ऑल्सो सप्लाइज इंटरस्टेट सर्विसेज ऑफ 2 लाख रुपीज। बताओ, तो 20 lakhs लिमिट है, 18 lakhs का क्या हो गया तुम्हारा टर्नओवर ऑफ गुड्स, और 2 lakhs आपकी इंटरस्टेट टर्नओवर ऑफ सर्विसेज। क्या आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, बताओ। अच्छा, दोनों को ऐड कर रहे तो क्या आ रहा है, 20 lakhs आ रहा है। तो ये तो आपका टर्नओवर 20 lakhs, तो मतलब 20 lakhs से एक्सीड तो हो ही नहीं रहा है, तो पहली बात तो आपको वहीं पे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, आप इंटरस्टेट सप्लाई किसका कर रहे हो, इंटरस्टेट कर रहे हो सर्विसेज का। अगर इंटरस्टेट गुड्स का होता, ठीक है, इंटरस्टेट गुड्स का होता तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता। इंटरस्टेट है किसका, सर्विसेज का है, और सर्विसेज प्रोवाइडर को ये एग्जाम्पशन है कि आप इंटरस्टेट सर्विसेज दे सकते हो। अच्छा, ये भेदभाव क्या होती है कि सर्विसेज को सर्विसेज के लिए आप इंटरस्टेट सप्लाई कर सकते हो, गुड्स नहीं कर सकते हो। तो सर्विसेज जो है वो जनरली आप देखो तो नॉर्मली आप सर्विसेज कहीं से भी दे सकते हो। ठीक है, आपको वहां पर प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है। अब अगर आप छोटे से एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, ठीक है, तो आप सॉफ्टवेयर डेवलप कहाँ से कर सकते हो, यहाँ से लेके पूरे इंडिया में किसी का भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो। अगर आप 10,000 रुपए के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो किसी भी चीज का, ठीक है, तो उसके लिए अगर आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाए क्योंकि आप इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो, तो वो तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट के दिमाग में ऐसा है। और एक और चीज ये है कि गवर्नमेंट को सर्विसेज इंडस्ट्री थोड़ी डेवलप भी करनी है। ठीक है, कि सर्विसेज से इंडिया में स्टार्टिंग से एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग वो सभी था, सर्विसेज अभी ये धीरे धीरे हो रही है। तो गवर्नमेंट चाहती है, प्रमोट करती है कि ठीक है आप सर्विसेज भी करो प्रमोट। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर आप इंटरस्टेट सर्विस सप्लाई कर रहे हो तो इट इज फाइन, आप वो थ्रेशोल्ड लिमिट का एग्जाम्पशन ले सकते हो, थ्रेशोल्ड लिमिट का बेनिफिट ले सकते हो। लेकिन आप इंटरस्टेट गुड सप्लाई कर रहे हो तो हम मान लेंगे कि आप क्या हो, आप थोड़े बड़े व्यापारी हो, बड़े बिजनेसमैन हो, और आप सर्विसेज आपको वो लिमिट की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो, तो इसमें क्या होगा, एक तो आपका 20 lakhs ही टर्नओवर एक्सीड नहीं हुआ है, दूसरी बात आपका इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। ठीक है, अ कंपनी हैविंग टर्नओवर ऑफ 4 lakhs हैज 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। तो कंपनी है जिसका 8 लाख टर्नओवर है और 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है जिसको वो क्या पे कर रही है, सिटिंग फीस। क्या आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, बताओ, कंपनी को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा क्या इस केस में। देखो, इसमें आप रिवर्स चार्ज में आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस केस में थर्ड वाला हो जाएगा, डायरेक्टर को आप सिटिंग फीस पे कर रहे हो। मतलब क्या हुआ कि डायरेक्टर आपका एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है, तो वो रिवर्स चार्ज में चला गया। रिवर्स चार्ज में आपकी लाइबिलिटी आ गई, मतलब आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, कब, अगर आपकी आउटवर्ड सप्लाई पूरा एक्सक्लूसिवली रिवर्स चार्ज का है तभी आप इससे बच सकते हो, अदरवाइज आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रखा है, तो आपको क्या मानना पड़ेगा कि आप एक्सक्लूसिवली रिवर्स चार्ज वाली सर्विसेज नहीं दे रहे हो, तो आपको क्या मानना पड़ेगा कि आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, अ जीटीए इन महाराष्ट्र इज एंगेज्ड इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज एक्सक्लूसिवली कवर्ड अंडर जीटीए, अंडर रिवर्स चार्ज, और उसका टर्नओवर कितना है 50 lakhs। क्या उसे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, बताओ। वो जो सारी सर्विसेज दे रहा है वो पूरी रिवर्स चार्ज पे है। ठीक है, तो उसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन लेके करेगा भी क्या। ठीक है, अगर रजिस्ट्रेशन ले भी लेगा तो सामने वाले को ही टैक्स पे करना है, तो अननेसेसरी उसको इतनी सारी रिटर्न्स फाइलिंग और ये सब के लिए आपको हरास क्यों करे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आप रजिस्ट्रेशन मत लो। ठीक है, एंड्रू फ्रॉम जर्मनी हैज कम टू इंडिया और गुड्स बेचे हैं 5 lakhs। इज एंड्रू रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। एंड्रू जर्मनी से आया है, बताओ।
नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, 1 रुपए का भी गुड सप्लाई किया तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ये थ्रेशोल्ड वाली लिमिट का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अरीजा प्राइवेट लिमिटेड लोकेटेड इन मध्य प्रदेश इज अ सप्लायर ऑफ टैक्सेबल एंड नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट। हम नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट है जो कि आप सप्लाई कर रहे हो नेबरिंग स्टेट्स को, यूपी और ओडिशा में, ठीक है। और आपका जो ओवरऑल टर्नओवर है वो है 15 लाख। क्या आपको कंपल्सरीली रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, बताओ? आप गुड्स सप्लाई कर रहे हो लेकिन वो गुड्स क्या है, नोटिफाइड गुड्स हैं, तो आपको एग्जाम्पशन दे रखा है गवर्नमेंट ने कि ठीक है आप नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट अगर सप्लाई कर रहे हो तो हम चाहते हैं कि हैंडीक्राफ्ट का प्रमोट हो हैंडीक्राफ्ट, इसलिए अगर आप दे रहे हो तो हमको हैंडीक्राफ्ट से कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो टर्नओवर लिमिट है उसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू कंपल्सरी रजिस्टर्ड। अब गवर्नमेंट क्या बता रखा है, कुछ कुछ पर्सन जिनको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, विच आर नॉट लाइबल टू टेक रजिस्ट्रेशन। तो नॉट लाइबल में गवर्नमेंट ने 2 चीजें बता रखी है। फर्स्ट, अगर आप एक्सक्लूसिवली वैसे सप्लाई कर रहे हो, नॉट लाइबल टू जीएसटी है या फिर होली एग्जेम्प्ट है। पेट्रोल पंप, तो आप अगर ऐसा पेट्रोल पेट्रोल सिर्फ पेट्रोल ही बेच रहे हो, पेट्रोल डीजल और जो वो 5 गुड्स है उन सब में से, ठीक है, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। अल्कोहलिक लिकर शॉप है तो भी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एक्सक्लूसिवली क्या सप्लाई कर रहे हो, नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो। या फिर अगर आप पूरा एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहे हो, चैरिटेबल ट्रस्ट है जो कि सिर्फ चैरिटेबल एक्टिविटीज कर रहा है, उसको भी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप एग्रीकल्चरलिस्ट हो और आप क्या सप्लाई कर रहे हो, अपना कल्टीवेशन लैंड कल्टीवेट कर रहे हो, उसमें जो निकलता है वो आप बेच रहे हो, तो आपको लेने की जरूरत नहीं है। और एग्रीकल्चरलिस्ट में कौन कौन आ जाता है, तो इंडिविजुअल और एचयूएफ ही आते हैं जो कि खुद अपनी लेबर से या फिर फैमिली की मदद से या फिर सर्वेंट्स की मदद से अपना लैंड कल्टीवेट करते हैं, उसमें से क्रॉप्स बेचकर सेल करते हैं। तो वो क्या होता है तुम्हारा, वो आपका इसमें एग्रीकल्चरिस्ट को भी उसको भी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब कुछ पर्सन्स हैं जो कि लायबल है रजिस्ट्रेशन के लिए, बट गवर्नमेंट ने उनको एग्जेम्प्ट कर रखा है बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन, ठीक है। तो ये लोग तो क्या है, जो कि लायबल ही नहीं है, आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही नहीं है। ये सब एक्ट में ही डिफाइंड है, दोनों सेक्शन 23 में ही लिख दिया है कि इनको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। और गवर्नमेंट ने एक और उसमें सबसेक्शन डाला है कि गवर्नमेंट कैन नोटिफाई people who are not required to take registration, who are exempted from taking registration। तो गवर्नमेंट ने फिर ये नोटिफिकेशन इशू किए हैं और एग्जेम्प्ट कर दिया, तो लाइबल तो है बट एग्जेम्प्ट कर दिया उनको कि आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप सिर्फ रिवर्स चार्ज सर्विसेज दे रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप सप्लाई कर रहे हो किसका, इंटरस्टेट सर्विसेज, और आपका टर्नओवर कितना है 20 लाख या 10 लाख एज द केस में भी, ठीक है। तो ये दोनों हमने ऑलरेडी डिस्कस ऊपर कर भी लिया था। देन अगर आप 10 लाख कर रहे हो किसके लिए, नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट इंटरस्टेट भी कर रहे हो तो, और आपने पैन ले रखा है और आपको ईवे बिल भी आप इशू कर रहे हो, तो ईवे बिल गवर्नमेंट को आप भले आप टैक्स पे मत करो बट गवर्नमेंट को नोटिफाई इंटीमेशन दे दो कि हम ये ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो उस केस में भी आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो और आप नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट दे रहे हो, ठीक है, तो नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन के लिए भी है ये, नॉर्मल पर्सन के लिए, और जो आपका कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है उनके लिए भी है कि अगर आप हैंडीक्राफ्ट दे रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड हो, ठीक है, आप गए हो गुजरात में आपने कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए रजिस्ट्रेशन लिया है, वहां से अगर आप नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुजरात से कहीं और बेच रहे हो तो आपको गुजरात में परमानेंट रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहां पे आपका कुछ फिक्स एस्टेब्लिशमेंट है भी नहीं। देन persons making supply of services through e-commerce with aggregate turnover 20 या 10 लाख, तो सर्विसेज के लिए अब ये वाला जो है ना, इसके लिए मैंने ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था इसलिए मैंने इसके लिए चार्ट बनाया है। तो क्या दे रखा है आपको, अगर आप सप्लाई कर रहे हो ई कॉमर्स के थ्रू, गुड सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो आपको कंपल्सरीली रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है,
ठीक है, गुड सप्लाई कर रहे हो तो, क्योंकि अमेजोन, फ्लिपकार्ट और ये सब है, ठीक है, वो लोग को रिवर्स चार्ज पे नहीं करना पड़ता है, ठीक है, तो इसलिए पे कौन करना पड़ेगा, जो वेंडर्स हैं, जो सप्लायर्स हैं, उनको उस पर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि आप वैसे भी आप इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो उसमें, उस केस में तो जरूरी नहीं कि आपका जो बायर है वो इंडिया में ही हो, आप पूरे ऑल ओवर, सॉरी आपके स्टेट में ही हो, ऑल ओवर इंडिया आप बेचते हो, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, उसमें आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर सर्विस है तो दो बातें हो सकती है, या तो आप ऐसे ई कॉमर्स के थ्रू कर रहे हो, ई कॉमर्स ऑपरेटर जो सेक्शन 9(5) में है, तो वो जो 3 सर्विसेज है, ओला, उबर, आपकी अर्बन क्लैब वाली और ओयो एयरबीएनबी वाली, ठीक है, उसमें हो तो आप नॉट लायबल टू रजिस्टर हो। तो इनिशियली जो वो आपका नॉट लायबल टू रजिस्ट्रेशन वाला था ना, उसमें आप कवर हो गए, ठीक है। बट अगर अदर देन दिस है, अदर देन 9(5), तो आप लायबल तो हो, बट गवर्नमेंट ने आपको क्या कर रखा है, एग्जेम्प्ट कर रखा है। तो अगर आपकी, इन शॉर्ट, अगर आप कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो यू नो बाय वे ऑफ दिस ई कॉमर्स, तो आप वो थ्रेशोल्ड लिमिट का एग्जाम्पशन यूज कर सकते हो। अगर आप गुड सप्लाई कर रहे हो तो वो आपको ₹1 का भी गुड सप्लाई कर रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा कंपल्सरीली, ठीक है। तो ये आपका क्रक्स था पूरे ई कॉमर्स का। देन अगर एक क्लैरिफिकेशन आया था गवर्नमेंट का कि वो एजेंट्स जो कि एग्रीकल्चरलिस्ट के लिए काम करते, तो उनका जो प्रिंसिपल है वो कौन है, एग्रीकल्चरलिस्ट, तो अगर वो एज अ कमीशन एजेंट काम कर रहे हैं तो क्या उनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जो एग्रीकल्चरलिस्ट है, ठीक है, वो टैक्सेबल पर्सन नहीं होगा। क्यों, एक बार वापस आपको याद दिला दूं, एजेंट में क्या होना चाहिए, 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए अगर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए लेना है कंपलसरी। जो प्रिंसिपल है वो टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए, और आप जो सप्लाई कर रहे हो वो भी टैक्सेबल सप्लाई होना चाहिए। इस केस में क्या हो जाएगा, जो एग्रीकल्चरलिस्ट है उसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है क्या, नहीं, उसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, तो वो टैक्सेबल पर्सन नहीं होगा। तो इस केस में जो एजेंट है उसको भी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप ये एक बार पढ़ लेना, मैंने आपको क्रक्स में बता दिया। फिर है आपका प्रोसीजर टू रजिस्ट्रेशन, की रजिस्ट्रेशन आपको लेने की जरूरत हो गई है, तो अब आप क्या प्रोसीजर फॉलो करोगे। तो अगर आप 22 या 24, 22 क्या है आपका, आपका थ्रेशोल्ड लिमिट इंक्रीज हो गई है, या फिर आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ रहा है, तो जिस डेट से आपको रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आप लायबल हुए हो उसके 30 डेज में आपको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, ठीक है। या फिर अगर आप टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया में भी सप्लाई कर रहे हो तो भी आपको 30 डेज पहले, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका इंडिया है, ठीक है, आपको यहाँ पर ऑयल मिल गया है, ठीक है, ऑयल, और आप या फिर यहाँ से कुछ सर्विसेज सप्लाई करने वाले हो, ठीक है, तो आप जब यहाँ पे सप्लाई करोगे, आप क्या मानते हैं कि टेरिटोरियल वाटर्स में अगर आप सप्लाई कर रहे हो वहां से, तो क्या मान लिया जाएगा कि ये जो पॉइंट है ये नियरेस्ट जो कोस्टल स्टेट है वहां पर मान लिया जाएगा। तो मान लिया जाएगा कि आप यहाँ पर हो, फॉर एग्जाम्पल ये महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में आपको रजिस्ट्रेशन कब लेना पड़ेगा, जब आप अपने सप्लाई करने वाले हो उसके 30 डेज के अंदर अंदर, ठीक है। आपने अगर 1 जनवरी से सप्लाई किया स्टार्ट, तो आपको 31 जन तक रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब फिर अगर आप कैजुअल या फिर नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो तो आपको एडवांस में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। यहाँ पर क्या था आपका कि आप 30 दिन बाद तक ले सकते हो, यहाँ पर क्या है 5 दिन पहले, अगर आपको कोई दूसरे स्टेट में जाना है वहां पर आपको कुछ गुड सेल करने हैं तो आपको 5 दिन पहले से ही रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। या फिर अगर आपको कहीं आप फॉरेन से आ रहे हो इंडिया में और आपको कुछ सेल करना है तो आपको 5 दिन पहले ही एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, ठीक है। अब अगर आप SEZ या SEZ डेवलपर हो तो आपको, अगर जैसे महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र में अंधेरी में SEZ है, सीब्स में, ठीक है, वहां पे आपकी एक यूनिट है, ठीक है। अब महाराष्ट्र में अगर दूसरा आपको ब्रांच ऑफिस खोलना है तो यहाँ पे आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो SEZ और ब्रांच ऑफिस, इवन दो दोज टू आर इन द सेम स्टेट्स, बट सेम स्टेट, बट स्टिल यू विल हैव टू टेक सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर बोथ द यूनिट्स, ठीक है। देन स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। सर्विस टैक्स में पहले ऐसा था कि आप सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन ले लो पूरे इंडिया में, क्योंकि वो जो टैक्स था वो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता था। अब कैसा है, ड्यूअल लेवी है, स्टेट के पास भी आता है, सेंटर के पास जाता है, तो आपको सारे स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। सारे स्टेट में एक एक रजिस्ट्रेशन लोगे तो भी चलेगा। तो आप क्या करोगे, अगर आपके महाराष्ट्र में बहुत सारे यूनिट्स है तो आप क्या करोगे, एक
रजिस्ट्रेशन ले लोगे, उसको एक यूनिट को क्या पता होगा कि दिस इज माय प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जहां पे आपके सारे दूसरे प्लेस ऑफ बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे रखने पड़ेंगे, आपकी मेन लोकेशन बोल सकते हो। और बाकी की जो सारी यूनिट्स है वो आप उनको क्या बोल सकते हो, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है ये मेरी, ठीक है। इंडिपेंडेंट रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हो अगर आप चाहो तो, अलग अलग स्टेट्स में, मतलब सेम स्टेट्स में ही। देन अगर आपने कंपोजिशन लिया है एक स्टेट में, तो सारे स्टेट को क्या मान लिया जाएगा कि आपने सबके लिए कंपोजिशन लिया है। अगर एक स्टेट में भी आप कंपोजिशन के लिए इनएलिजिबल हो गए, तो सारे स्टेट से आप इनएलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। तो कंपोजिशन के केस में क्या है, अगर आपने एक डिसीजन लिया है तो पूरे इंडिया पे, पूरे पैन इंडिया आपको देखना पड़ेगा। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, ठीक है, अगर आप लायबल नहीं हो फिर भी आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होते हैं, अगर आपने सेम स्टेट में ही 2 रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं, ठीक है, अलग अलग, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे। और आपके डिफरेंट स्टेट्स के रजिस्ट्रेशन तो सेम पैन, अंडर सेम पैन ही डिफरेंट स्टेट के रजिस्ट्रेशन है, तो वो तो डिस्टिंक्ट पर्सन मानते ही है, ठीक है। पैन मैंडेटरी है, बट अब पैन जरूरी नहीं सबके पास हो। जो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है ना, उसके पास पैन नहीं होगा कि वो इंडिया का रेसिडेंट है ही नहीं, तो परमानेंट अकाउंट नंबर इंडिया का लेके क्या करेगा, तो उसके लिए प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट है, तो प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट में पासपोर्ट दे रखा है कि आप अपना पासपोर्ट दे सकते हो, ठीक है। देन आधार ऑथेंटिकेशन है, तो ये अभी अभी ऐड हुआ है, नवंबर 20 के लिए एप्लीकेबल है। तो ये क्या है, आपको एक बार देखना है कि इसमें किस किस को आधार का प्रूफ भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब दे रखा है कि आपको जो भी ऑथराइज्ड सिग्नेटरी है उनको देना पड़ेगा आधार का प्रूफ। देन मैनेजिंग या ऑथराइज्ड पार्टनर है या फिर HUF तो करता, उनको क्या देना पड़ेगा, आधार अपना ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, ठीक है, प्रोसीजरल है। देन सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन बाय प्रॉपर ऑफिसर, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं लेकर बैठे हो और आपको आप लायबल हो रजिस्ट्रेशन के लिए, फिर भी आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, आपने बोला कि क्या देखते हैं जो होगा, गवर्नमेंट क्या ही कर लेगी। अगर प्रॉपर ऑफिसर को पता चला कि आप लायबल हो रजिस्ट्रेशन के लिए, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा है, तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, आपको जबरदस्ती रजिस्ट्रेशन करवा देगा, ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन करवा देगा और आपको एक नोटिस भेज देगा कि आप बताओ कि आपको रजिस्ट्रेशन लेने के लिए जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे हिसाब से तो आपका टर्नओवर एक्सीड हो गया है या फिर आप कंपल्सरी लायबल हो रजिस्ट्रेशन के लिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप जब ऑर्डर मिला है उसके 90 डेज में एप्लीकेशन फाइल कर दो, ठीक है, या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं अभी भी मुझे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, तो आप क्या करोगे, अपील करोगे उसके अगेंस्ट, ठीक है, और अपीलेट अथॉरिटी के पास जाएगा वो केस। और अगर अपीलेट अथॉरिटी ने भी आपको बोला कि आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है, तो उस अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर के 30 डेज में आपको रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, ठीक है। देन अगर आप UN रिलेटेड एजेंसीज हो या फिर यू नो एम्बेसी हो, कॉन्सुलेट्स हो, तो उन सब के लिए एक अलग रजिस्ट्रेशन होता है जिसको बोलते हैं UIN, ठीक है। तो इन लोगों को अनरजिस्टर्ड पर्सन ही मानते हैं, बट इनको एक UIN देते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप इनको सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हो, आप इनको कुछ सप्लाई कर रहे हो ना, तो आपको ये मानना है कि ये लोग अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है। तो जैसे प्लेस ऑफ सप्लाई में जनरली काम आता है कि आपको इनको अनरजिस्टर्ड ट्रीट करके वो वाला रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये लोग क्या होते हैं, तो ये लोग बाहर के लोग होते हैं, गवर्नमेंट इनको स्पेशल प्रेफरेंस देती है और इन लोगों को जो भी टैक्सेस है वो भी रिफंड कर देती है, और ये सब चीजें, इनको अनरजिस्टर्ड मानते हैं और ये सब चीजें, ठीक है। तो आप एक बार पढ़ लेना। तो इन लोगों को भी पूरा प्रोसीजर दे रखा है कि आपको प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स फॉर्म कर फिल करने हैं और 3 दिन में उनको एक UIN नंबर मिल जाता है। देन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिलता है REG06। तो आपने एप्लीकेशन कर दी है, जो ऑफिसर है उसको सही लगा कि हाँ आप रजिस्टर्ड, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स करेक्ट है, तो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा इन REG06, ठीक है। और अगर आपको स्पेसिफिक टाइम, अब इसके लिए स्पेसिफिक टाइम दे रखा है जो कि हम आगे पढ़ेंगे, उस टाइम तक अगर आपने एप्लीकेशन फाइल करी, अगर प्रॉपर ऑफिसर ने उतने टाइम में आपको कुछ रिप्लाई नहीं किया, तो क्या मान लिया जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट सही है और आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, इट विल बी डीम्ड दैट यू हैव बीन रजिस्टर्ड, ठीक है। फिर एक सर्कुलर है, पहले क्या था कि आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स रजिस्ट्रेशन के साथ ही देना था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आप रजिस्ट्रेशन के 45 डेज में हमको बैंक अकाउंट डिटेल्स दे दो, इट इज नॉट एन इशू, ठीक है।
देन एग्जाम्पल देख लेते हैं. A service provider is engaged in taxable supply of services in Delhi. He exceeded 20 lakhs limit on 1st of November. By when should he apply for registration? बताओ. आपका क्या हो गया है, 1 नवंबर को आपका एक्सीड हो गई है, तो अब आपको कितने दिन में करना पड़ेगा रजिस्टर? 30 डेज में. तो सबसे पहले आप नवंबर में देख लो कितने दिन है, तो नवंबर विद इन 30 डेज है, तो नवंबर में आपके 29 डेज और दिसंबर का एक दिन. तो आपको 1 दिसंबर को रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल 1 दिसंबर तक आपको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी. ठीक है. मैप्रो अ सप्लायर, अच्छा आपने वो खाई होगी, इसकी जेली आती है, मैप्रो की जेली बहुत फेमस है, और क्रश भी आते हैं. ठीक है. तो मैप्रो इज अ सप्लायर इन महाराष्ट्र. इट हैज 3 ब्रांचेस, एक मुंबई में है, एक पुणे में है और एक महाबलेश्वर में है. Mumbai and Pune branches are engaged in supply of toffees, and Mahabaleshwar branch is engaged in supply of fruit pulp. Is he required to obtain separate registration for all the 3 branches? बताओ, तीनों ब्रांचेस के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है क्या? महाराष्ट्र में ये तीनों ब्रांचेस नहीं, कॉमन रजिस्ट्रेशन ले सकते हो आप पूरे स्टेट्स में, सारे सारे यूनिट्स का कॉमन विल डू. तो कॉमन इज फाइन. देन तो आप करोगे क्या, आपको एक प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बनानी पड़ेगी और 2 आप क्या बना लोगे, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में आप शो कर सकते हो. अ कंपनी इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज इन यूपी. इट हैज 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, वन इन एसईजेड एंड अदर आउटसाइड एसईजेड. अब क्या अलग भी ले सकते हैं, इट इज एट योर ऑप्शन. बट मैंने क्या पूछा है कि क्या कंपल्सरीली एज सेपरेट बिजनेस वर्टिकल्स आप ले सकते हो, अलग 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 डिसीजन ले सकते हो, बट इट इज नॉट कंपल्सरी. इट इज अप टू यू. इफ यू वांट यू कैन टेक, इफ यू डोंट वांट यू कैन टेक अ कॉमन रजिस्ट्रेशन. ठीक है. तो थर्ड वाले का क्या कॉमन रजिस्ट्रेशन ले सकते हो क्या, एक आपका एसईजेड में है और एक एसईजेड में नहीं है, तो नहीं, आप नहीं ले सकते हो. आपको दोनों के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है. ठीक है. अब ये एप्लीकेशन के लिए राइट, बिकॉज ऑफ एसईजेड के लिए आपको हमेशा अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. ठीक है. देन एप्लीकेशन आप जब फाइल करते हो तो उसके बाद क्या होता है, तो आपको जो एप्लीकेशन है वो फाइल करनी है REG01 में. ठीक है. तो ये फॉर्म है आपका रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म. कहाँ पे फिल करोगे, ऑनलाइन फिल करना है ऑन योर कॉमन पोर्टल gst.gov.in. उसमें क्या करेगी, सबसे पहले हाथों हाथ उसमें पैन जो है, आप पैन नंबर डालते हो, वो वैलिडेट हो जाएगा CBDT, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, उसके डेटाबेस से आपका पैन वैलिडेट हो जाएगा कि हाँ आपने जो नाम डाला है अपनी कंपनी का उससे ये पैन मैच हो रहा है. जैसे ही हुआ, फिर आपको मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस वेरीफाई करना पड़ेगा थ्रू OTP. आपको एक टेम्पररी रेफरेंस नंबर मिलेगा. ठीक है. आपका जैसे हम कभी भी कंप्लेन भी करते तो आपको एक नंबर मिलता है ना कि आप फ्यूचर आपको ट्रैक करना है वो एप्लीकेशन स्टेटस, तो आप किससे कर सकते हो, तो वो TRN आपको मिलेगा. TRN मिलेगा. फिर आप उसके बाद पार्ट B ऑफ द फॉर्म फाइल कर सकते हो. पार्ट B में आपकी एडिशनल डिटेल्स होगी कि कहाँ पर आपको आपके कितने डायरेक्टर्स हैं, कौन ऑथराइज सिग्नेटरी है, वो सब चीज आपकी पार्ट B में आ जाएगी. ठीक है. देन अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो तो आपको एडवांस में टैक्स पे करना पड़ेगा. मतलब क्या होता है, जैसे आप महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड हो, आपको गुजरात जाना है कुछ एग्जीबिशन के लिए, तो आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा कि आपकी सेल कितनी हो सकती है और उतना आपको टैक्स एडवांस में ही पे करना पड़ेगा. ठीक है. क्योंकि गुजरात वाली गवर्नमेंट को आपके ऊपर भरोसा नहीं है, आपका कुछ फिक्स एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, तो आपको पकड़ नहीं सकते. आप कभी भाग गए तो वापस से, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आप जब आ रहे हो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को सप्लाई करने से पहले आपको एडवांस में एस्टिमेट करनी पड़ेगी अपनी लायबिलिटी और टैक्स पे करना पड़ेगा. अगर आपका सप्लाई उससे कम हुआ तो हम आपको रिफंड कर देंगे जो भी आपने टैक्स पे करा है. ठीक है. देन आपको एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा कि हाँ आपकी एप्लीकेशन फाइल हो चुकी है. वो एप्लीकेशन किसके पास जाएगी, प्रॉपर ऑफिसर के पास. फिर प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो सही है, तो वो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देगा फॉर्म REG06 में. कितने दिन में,
3 दिन में, और अगर 3 दिन में उसने कुछ एक्शन नहीं लिया तो आपका ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाएगा। 3 दिन में आपकी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी, ठीक है। अगर पीओ को लगता है, प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि आपकी एप्लीकेशन में कुछ गड़बड़ है, कुछ चीजें और मांगनी है, कुछ क्लैरिफिकेशन मांगना है, तो क्या करेगा, विद इन 3 डेज आपको इलेक्ट्रॉनिकली कम्युनिकेट कर देगा कि हमारे हिसाब से ये ऑब्जर्वेशन है, आप उसके लिए रिप्लाई फाइल करो। रिप्लाई फाइल करने के लिए आपके पास कितने दिन है, आपके पास 7 दिन है। 7 दिन में आप बता दो कि हाँ हमारे हिसाब से ये क्लैरिफिकेशन है, एडिशनल डिटेल्स कुछ मांगी है तो वो दे दो। 7 दिन में अगर आपने रिस्पॉन्स कर दिया एंड इट इज सेटिस्फैक्ट्री, तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा REG 6 में, और मतलब 7 दिन में, ठीक है। और अगर 7 दिन में आपने क्लैरिफिकेशन फाइल किया, 7 दिन तक प्रॉपर ऑफिसर ने कुछ भी उस पर एक्शन नहीं ली, तो भी आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। इट विल बी डीम्ड दैट यू हैव बीन रजिस्टर्ड। अगर आप रिस्पॉन्स नहीं कर पाए, 7 दिन में रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए, या फिर जो आपका क्लैरिफिकेशन वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा, और उसमें प्रॉपर उसको रीजन डालना पड़ेगा कि व्हाई आई एम रिजेक्टिंग दिस एप्लीकेशन। फिर अगर आपको वापस से करना तो वापस से नई एप्लीकेशन आपको फाइल करनी पड़ेगी REG 01 में। तो ये क्या हो गया आपका प्रोसीजर। कभी कभी गवर्नमेंट प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि कुछ गड़बड़ है, तो आपका फिजिकल वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। आपकी जो प्लेस दिखाई है आपने, वहां पर वो आके इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो 15 डिजिट का होता है। फर्स्ट जो 2 डिजिट होते हैं वो स्टेट के होते हैं। जैसे महाराष्ट्र का 27 है, मध्य प्रदेश का 23 है, तो ऐसे अलग अलग स्टेट वाइज आपके कोड्स होते हैं। फिर यहाँ पे आपका पैन नंबर आ जाएगा 10 डिजिट का, ठीक है। फिर एंटिटी कोड आएगा, मतलब क्या, जैसे अगर आपने महाराष्ट्र में ही 2 रजिस्ट्रेशन करवा लिया, ठीक है, तो एक का एंटिटी कोड होगा 01, एक का होगा 02, तो ऐसे एंटिटी कोड आते हैं, ठीक है। और ये जो होता है ना, ये आपका वैलिडेशन के लिए होता है, चेकसम कैरेक्टर। मतलब ये एक टाइप से क्या होता है कि मतलब थोड़ा डिटेल में अगर आपको बताऊं तो जैसे समझ लो फॉर एग्जांपल ये एक कॉम्बिनेशन होता है इन सब का, ये सारे नंबर्स का कॉम्बिनेशन, ताकि क्या हो कि जैसे जब आप कंप्यूटर में जब आप एक वेबसाइट पे जा रहे हो, ठीक है, तब आप ये फिल करोगे, तो विदाउट इंटरनेट सबसे पहले वो फॉर्म जब आप फिल करोगे ना, तो वो क्या चेक कर लेगा कि उनके अंदर एक लॉजिक फिक्स होता है, ठीक है, कि जैसे समझ लो इन सब का कैरेक्टर्स में, डिजिट्स में इनको कन्वर्ट करके सबका एडिशन कर दो, और जो नंबर आ रहा है वो यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। अगर वही कैलकुलेट नहीं हो रहा है तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, उसी टाइम फॉर्म में विदाउट यूजिंग इंटरनेट ही आपको बता देगी कि ये गलत है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है, ठीक है। तो ये जो लॉजिक है ये किसी को भी पता नहीं है, ये सिर्फ कंप्यूटर वालों को ही पता है कि इसका लॉजिक होता क्या, ये नंबर कैसे जनरेट होता है, बट ये होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक भी है, तो सिर्फ 5 मिनट में हमारा खत्म हो जाएगा, 12:15 तक मैं आपको फ्री कर दूंगा। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होती है, मतलब कब से माना जाएगा कि आप रजिस्टर हो गए हो, ठीक है। अगर आपने सही टाइम पे एप्लीकेशन फाइल कर दी, आपको कितने टाइम में फाइल करनी है एप्लीकेशन, 30 डेज, जब भी आप रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल हो गए आपको 30 डेज में फाइल करनी है। अगर आपने 30 डेज में फाइल कर दी तो क्या मान लिया जाएगा कि उस दिन से आप रजिस्टर्ड हो, जिस दिन से आपने एप्लीकेशन, जब आप लाइबल थे रजिस्ट्रेशन के लिए। जैसे ऊपर की बात करें तो 1 नवंबर को आप लाइबल हुए थे, ठीक है। अगर आपने 1 दिसंबर तक एप्लीकेशन अगर फाइल कर दी है, तो आपको क्या माना जाएगा कि 1 नवंबर से आप रजिस्टर्ड हो, ठीक है। अगर आपने एप्लीकेशन 2 दिसंबर को फाइल करी है, आपने एप्लीकेशन को कब फाइल करी है, 2 दिसंबर, तो क्या माना जाएगा कि जब आपको, जैसे फॉर एग्जांपल उसके बाद 3 दिन बाद आपको अप्रूवल मिला 5 दिसंबर, तो अब इस केस में क्या माना जाएगा कि 5 दिसंबर से आप रजिस्टर्ड हो। अगर आपने टाइमली कर दिए तो 1 नवंबर, अगर आप लेट हो गए हो तो जब आपको एक्चुअल में जब ग्रांट हो रहा है सर्टिफिकेट तब। अब आप बोलोगे सर इसमें तो ये बेनिफिशियल हो गया कि हमने टाइम से फाइल नहीं करी तो हमको बाद की डेट मिल रही है। ये बेनिफिशियल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 1 नवंबर को आपको मिल गई, तो जैसे ही आपने 1 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक आप एक इनवॉइस इशू कर सकते हो, GST इनवॉइस, ठीक है। तो आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा,
आपने जो सर्विसेज दी है ना यहाँ पे, उसके लिए आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। मान लिया जाएगा कि आपने इस टाइम पे वो इनवॉइस इशू कर दिया था, ठीक है, आप जीएसटी पे कर दो। बट अगर आपका 5 दिसंबर हो गई डेट, ठीक है, तो इसके पहले आप कोई भी इनवॉइस इशू नहीं कर सकते हो। अब इनवॉइस आप बाद में इशू कर रहे हो तो क्या मान लिया जाएगा कि आपका इनवॉइस लेट इशू हुआ है, और आपको जो प्रोविजन ऑफ सर्विस है वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा, और यहाँ पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मत सोचना कि अगर 5 दिसंबर है तो इसके पहले कुछ सप्लाई कर दिया तो उस पर टैक्स ही नहीं पे करना, उस पर टैक्स पे करना है, विद इंटरेस्ट पे करना है। तो इसीलिए इट इज नॉट अ बेनिफिशियल प्रोविजन कि आप लेट फाइल करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चंस कर लेते हैं, सिर्फ हमारे 2 क्वेश्चंस ही है, उसके बाद मैं आपको आज विदा कर दूंगा, ठीक है। तो MP ट्रांसपोर्ट लिमिटेड इज एंगेज इन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन मध्य प्रदेश। द टर्नओवर ऑफ MP लिमिटेड एक्सीडेड 20 lakhs ऑन 1st of November, ठीक है। इट इज लायबल टू गेट रजिस्टर्ड ऑन 1st of December, ठीक है, 30 days इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। और अप्लाई कब किया है उसने? 20th of November, मतलब विद इन ड्यू डेट, मतलब 30 डेज के अंदर अंदर उसने अप्लाई कर दिया है। बट उसको जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो कब मिला है? 5th of December को। तो अब बताओ क्या माना जाएगा कि कब आप रजिस्टर हो गए हो? जब आप, अगर आपने टाइम से फाइल कर दी है, एप्लीकेशन फाइल कर दी है विद इन 30 डेज, तो क्या माना जाएगा कि जब आप लायबल हुए थे तब से मान लिया जाएगा कि आप रजिस्टर्ड हो। तो आप यहाँ पे 1st of November से मान लिया जाएगा कि आप रजिस्टर्ड हो, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। इन द अबव इलस्ट्रेशन, इफ MP ट्रांसपोर्ट कंपनी अप्लाइज फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 3rd of December और रजिस्ट्रेशन मिला कब है? 10th of December, तो अब क्या माना जाएगा कि डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगी? हाँ, अब आपकी एप्लीकेशन फाइल वाली डेट नहीं रहेगी, जब आपको एक्चुअल में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला है 10th of December, वो मान ली जाएगी आपकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपके 10 दिसंबर से आप रजिस्ट्रेशन आपने चालू हुआ है, ठीक है। तो गाइस ऑन दिस नोट आज का टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है। कल हम लोग रजिस्ट्रेशन पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है।